पहले जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने रिजल्ट देके साबित किया, फिर नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव में सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के पार्षद सभासद चेयरमैन जिताकर दिन रात तन मन धन जुटाकर उनका और उनके साथियों के सहयोग से मैं तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कम समय देता हूं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिनके नेतृत्व में लगातार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ताकत हासिल कर रही है। और मेरा यह विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव तक अपने साथियों की मेहनत के बलबूते संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 2024 के चुनाव में बनने जा रही है। मुझे जहां नौजवानों के संघर्ष पे भरोसा है, वहीं पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुभव और संघर्ष पे भी भरोसा है कि जिस संकल्प के साथ वो मैदान में आए हैं, वो संकल्प भी जल्दी पूरा होगा। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। एक सच्ची की तमन्ना के साथ हम लोग इस आंदोलन में निकले, और आप ये जानते हैं कि आंदोलन के शुरुआत में ही लगभग 16 महीने 10x6 की एक कोठरी में समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए लगभग 500 से ज्यादा रातें मैंने जेल में काटी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में भी मैंने दो बार, एक बार जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया, देश के साथियों के साथ हमने आंदोलन किया और लगभग 2 महीने से ज्यादा हमने 96 लोगों ने जेल काटी। फिर जब एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार ने दमखम लगाया और मुस्लिम भाई पूरे देश में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उनकी पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में भीम आर्मी ने आंदोलन किया, और बड़े आंदोलन में लगभग 29 दिन दिल्ली में गिरफ्तार होकर दोबारा मैंने तिहाड़ जेल में संघर्ष किया, और परिणाम यह हुआ कि सरकार को अपना एजेंडा, चुनावी एजेंडा रोकना पड़ा। उनको ये समझ आया कि जब जब आप जाति और धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने का काम करोगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता संविधान के आधार पर काम करते हुए आपको रोकने का काम करेंगे। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। जब देश का किसान, उसके खिलाफ जो कानून बने, उन कानूनों के लिए कि वो कानून किसी तरह से खत्म हो जाए, लगभग 1 साल से ज्यादा 13 महीने का आंदोलन उन्होंने किया। उनके हर मोर्चे पे उनकी पीड़ा को समझते हुए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने उनको मदद की, संघर्ष किया, और अंत तक किसानों की जीत हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कानून वापस लेने का काम किया। उसके बाद
पहलवानों का अपमान हुआ और उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनको बल देने का काम भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं ने, संघर्षी नेताओं ने किया। और लगातार एक लंबे समय तक मैं दिल्ली में उनके बीच रहा। अंत सरकार डरी सहमी हुई और उस बाहुबली पे मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी का वादा किया। और जिस दिन मैं झारखंड रैली में गया, छल करते हुए पहलवान बेटियों को मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ते वहां से हटा दिया। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि जब जब भी किसी पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे राजस्थान में नासिर जुनैद पे हमला किया गया, तथाकथित गोरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे देश भर में मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्होंने 2 बच्चों को राजस्थान से उठा और इतना पीटा कि जब वो मरने के हालात में चले गए, पुलिस को देने चले गए, पुलिस ने मना कर दिया। तो बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिसार के जंगलों में ले जाके उन दोनों बच्चों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया। उसके आंदोलन को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में चारों प्रदेशों में जिला मुख्यालय में हमने लड़ा। तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की आवाज सुनने का काम किया। आपको याद है, मैं आगरा में तब आया था जब एक बिटिया जिसको तेजाब डाल के जला दिया गया, संजली बहन को न्याय दिलाने के लिए। फिर मैं दोबारा आया जब भाई अरुण वाल्मीकि को पुलिस के कर्मचारियों ने थाने में पीट पीट के मार दिया। तब मैं उनके परिवार से मिलने और न्याय दिलाने के लिए आया। आज भी जब मैं यहां पहुंचा तो 2 एप्लीकेशन मेरे पास आई। एक अरुण वाल्मीकि जी के परिवार की है, जिनका परिवार मुझसे मिलने आया, और वो बच्ची भी मैंने देखी 2 साल पहले, जब वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं थी, जब सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे, सब लोग तो बुरे नहीं है वर्दी पहनने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, जिन्होंने भाई अरुण वाल्मीकि को पीटा, उनके परिवार को पीटा। अभी अभी उन्होंने मुझसे बताया कि जो सरकारी नौकरी, सरकारी आवास का वादा किया था, एक झूठे कागज पे हमसे साइन कराए थे, वो नौकरी का वादा और आवास का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हालात तो ये हैं कि उनके परिवार की लाइट तो काट दी गई, और मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, एप्लीकेशन में लिखा है उस परिवार ने, क्योंकि उनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो परिवार का पालन पोषण घर घर बर्तन मांझ के मेरी बहन को करना पड़ रहा। ये बहुत तकलीफ दे। इसके पास ही मैं लौटा जब हाथरस में हमारी बहन को मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ, जब उसकी लाश को, मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, अगर पुलिस के लोग ईमानदारी से अपना काम करें, संविधान के दायरे में अपना काम करें, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे बहन मनीषा को उनके परिवार की इजाजत के बिना पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया, तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता। और मुझे ही नहीं, देश के हर एक उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए जिनके घर में बच्ची है, जिनके घर में बहन। क्योंकि अगर किसी भी बहन का अपमान होगा और उसके अपमान पे हम लोग चुप रहेंगे, तो ये आगे आने वाले हत्याकांड को, घटनाओं को दावत है। अगर आप एक घटना पे चुप रहोगे तो कल दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा।
तीसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सम्मानित मेरे साथियों, ये सारे संघर्ष की बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि संघर्ष तो मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के कर रहा हूं। खूब झूठे मुकदमे, जेलें मैंने काटी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ना मैं किसी धन्ना सेठ परिवार में जन्मा हूं और ना ही मैंने एक सिंगल पैसे का भी कोई अपराध किया, कोई भ्रष्टाचार किया। जब हाथरस का इश्यू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि वहां 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। मैंने चैलेंज किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान किया मुख्यमंत्री जी, अगर एक पैसे की भी फंडिंग की आप साबित कर दो तो चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ के घर चला जाएगा। जो सजा आप दोगे उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अपने पाप छिपाने के लिए जो झूठ आप बोल रहे हो, अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप साबित ना कर पाओ तो आप माफी मांगो इस समाज से कि आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति पर इल्जाम लगा सकते हैं। कई संघर्ष राजस्थान में भी हमने लड़े। अब उन संघर्षों को छोड़ो और उत्तर प्रदेश के बारे में सोचो। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, अवसर की वजह से कभी आपके पास राजनीतिक ताकत थी, और जब मैं इस बात को पूरी करूंगा उस बात से पहले मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि राजतंत्र में राजा महाराजाओं के हाथ में अधिकार थे। राजा महाराजा जो तय कर देते थे वो कानून बन जाता था। उनके मुंह से निकली हर एक बात जनता के लिए सर्वमान्य होती थी। लेकिन फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम के संघर्ष से इस देश में लोकतंत्र आया, और जब वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर व्यक्ति को दिलाना चाहते थे, उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बातें आई। उस समय के ताकतवर लोग ये कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बड़े बड़े जमींदार हैं। वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लगान देते हैं। वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बिजनेसमैन हैं, जिनके बड़े बड़े व्यापार है। वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, तो लोकतंत्र के क्या मायने। जब हर बालिग व्यक्ति फैसला करे, चुने, तब जाके लोकतंत्र असल मायने में आएगा। और वो चाहते थे, जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उन्होंने संविधान सभा में चेतावनी देते कहा कि आज हम दोहरी जीवन में कदम रख रहे हैं, जहां राजनीति में वन वोट, उसकी वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी होगी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बनेगा, तब तक
स्वतंत्रता में समानता की बात करना लगभग मजाक बन जाएगा। इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि हमें सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सम्मानित मेरे साथियों, बाबा साहब की बात इसको कहने का मतलब ये था कि राजनीति में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में गैर बराबरी तब दूर होगी जब सामाजिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी। आज भी हम उसको झेल रहे हैं। आज भी जबकि भारतीय संविधान छुआछूत भेदभाव को नकारता है, लेकिन फिर भी देश भर में जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, ऊंच नीच होता है और आर्थिक विषमता इतनी है कि लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, पक्के मकान नहीं है और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर पल्ले वाला कुत्ता भी वो एसी में सोता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, जो नाश्ते में दूध पीता है और खाने में उसको फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट मिलते हैं, लेकिन हजारों लोग भूखे पेट सो जाते हैं क्योंकि उनके घर में खाने को राशन नहीं। ये विषमता दूर हो, इसलिए बाबा साहब का प्रयास यह था कि जिन लोगों को राजतंत्र में अधिकार नहीं थे, अगर वोट की शक्ति उनके पास चली जाए और वो अपनी वोट का सही प्रयोग कर ले समझदारी से, तो उनका भी राज आ सकता है। उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में आपने प्रयास किया और एक समय ऐसा था कि आपकी राजनीतिक हैसियत थी, लेकिन आज आप महसूस करो, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हमारे संघर्ष पे सवाल खड़ा करते हैं, आज आप महसूस करो कि 2012 में हम लोग नहीं थे, 2014 में जब वो सुनने में आए हम लोग नहीं थे, 2017 में जब वो 18 सीट पे हम लोग नहीं थे, 2019 में जब मिले जुले गठबंधन में वो 10 सीटों पे तब हम लोग नहीं थे। हमने तो इस काम को तब शुरू किया 2020 में जब हमने देख लिया कि इनको कुछ करना ही नहीं है, ये इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। इसके बाद 5 साल जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार इन वर्गों पे होते हैं, उनकी आवाज उठाने का इनका कोई मतलब नहीं है। और जो भाजपा की सरकार आरक्षण के खिलाफ साजिश कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही है, संविधान की हत्या करने का काम कर रही है, सारी सरकारी नौकरी को खत्म कर रही है, ये उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तब हम लोगों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक रुक के फायदा नहीं है। अगर ज्यादा दिन हम रुके रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये देश फिर से राजतंत्र के हाथ चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों पे खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे, लेटर एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज अपने संघर्ष से देश भर में चर्चा है कि राजस्थान को 3 तारीख का जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक हो गए। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। अगर आज ऐसा वहां हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मुझे संघर्ष करना आप लोगों ने सिखाया, मुझे ताकत आप लोगों ने दी है। अगर आप लोगों ने संरक्षण न किया होता, मेरी साथ न दिया होता, तो शायद आज राजस्थान में ये विश्वास और प्यार मजबूत नहीं होता। राजस्थान के लोगों ने तो मन बना लिया, उन्होंने सारे नेता देख लिया, उनको समझ आया कि आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारे लोग
इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई अरुण को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकओवर दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनका विरोध करके अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता ये तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही रहे हैं, अब ये अगर समाज बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी राजनीतिक हैसियत छोड़ के कहीं गया और पिछड़ा को बन गया, तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने बलबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों में, लेकिन 6800 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय या सड़कों पर आंदोलन करते हैं। उनको पीट पीट के भगाना काम भाजपा के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलित पिछड़े वर्ग के नेता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप इन पार्टियों में पिछड़ों बच जाओगे तो क्या ये आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? अपने मन से सोचो। वो भी चाहते हैं कि आप उनके दलों में आ जाओ। उसका कारण आपके पास वोट है, वो आपसे प्यार नहीं करते। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर के चार बच्चों कुर्बानियों से मिला वोट। वो इस बात को जानते हैं कि इनके पास वोट है, में इनकी जरूरत है। लेकिन महसूस करो, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, समाजवादी पार्टी में भी जो लोग नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 में आगरा के लोगों ने जो संघर्ष किया था, ऐतिहासिक था, वो इतिहास में लिखा गया। उसका कोई जवाब नहीं, आपको सहना भी पड़ा। सहना तब पड़ता है जब आपका नेता हाथ पीछे खींच ले। 2 अप्रैल 2018 को जब आपने संघर्ष किया, जब 12 बजे तक बड़ी भीड़ जुटी, तब तक तो सब लोगों ने कहा हम भी शामिल है, हम भी शामिल है। लेकिन जब विरोधियों ने हमारे लोगों पर गोलियां चलाने का काम किया, लाठियां से पीटने का काम किया, तो जिन नेताओं के भरोसे आप लड़ रहे थे, उन्होंने कहा हमारे इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। भाजपा को ताकत दे दी कि ये नौजवान जो अपनी जान की बाजी लगा के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको पीटो। और परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग जेल गए और पुलिस ने जेल में पकड़े जाने के बाद इतनी लाठियों से पीटा मेरे भाइयों को, हजारों लोगों में राशुका लगी, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप सब लोग बताओ, क्या किसी पार्टी ने आपके हुए न्याय खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने, उनकी रक्षा करने खुद आए। आज पूरे देश में पुलिस से पहले भीम आर्मी के नौजवान अन्याय होने पर जाते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं बिना किसी स्वार्थ के। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपने
2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस करा के दिखाऊंगा। आप मेरी बात को याद रखना। चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मेरी जिंदगी जेल में क्यों न कट जाए, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा इन सरकार के आगे। आप चिंता मत करो। लेकिन आप भी सोचो मेरे साथियों, इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।